तुम रात के वक्त यहाँ क्या कर रही हो? जब अनुराग ने सोनिया को रात के समय गली में टहलते हुए देखा तो वो हैरान रह गया। अनुराग की आवाज़ सुनकर सोनिया अपनी जगह पर एकदम चौंकी थी। घबराकर पीछे घूमकर देखा तो सामने खड़े अनुराग को देखकर उसकी सांस में सांस आई थी। अरे यार, तुमने तो मुझे डरा ही दिया। जब ऐसे डरने वाले काम करोगी तो डरोगी ही। टाइम देखा है तुमने? सब लोग अपने अपने घरों में सो रहे हैं और तुम यहाँ सुनसान सड़क पर भूतनी की तरह घूम रही हो। तुम्हें डर नहीं लगता? इस वक्त तुम्हारा इस तरह बाहर घूमना सही नहीं है। हमेशा की तरह अनुराग को सोनिया की फिक्र हुई थी, जबकि सोनिया ने इस बात को भी चुटकियों में उड़ा दिया था। अनुराग चुप रहो, अगर भैया ने आवाज़ सुन ली तो मेरी तो शामत आ जाएगी। तुम्हें पता भी है कैसे छुपते छुपाते मैं घर से बाहर तक आई हूँ। अब तुम्हारे तेज तेज बोलने की वजह से मेरा भांडा फूट जाना है। उसने अनुराग का हाथ पकड़कर उसे भी नीचे बिठा लिया था, क्योंकि सोनिया के घर की लाइट्स ऑन हुई थी। शायद कोई बाहर हॉल में आया था। तुम पागल तो नहीं हो गई हो? रात के 12 बज रहे हैं। इस समय तुम्हारा घर से बाहर घूमना बिल्कुल भी ठीक नहीं है। जल्दी से घर वापस जाओ, वरना फिर मैं तुम्हारे घर जाकर शिकायत लगा दूंगा। क्या हो गया है अनुराग तुम्हें? तुम एक दोस्त के साथ ऐसा करोगे? वो मासूम सी सूरत बनाकर बोल रही थी। उल्टा तुम्हें मेरा साथ देना चाहिए और तुम हो कि मेरी शिकायत करने की बात करे हो। यार, अगर तुम ऐसा ही करते रहोगे तो फिर मैं कभी भी तुम पर विश्वास नहीं करूँगी। वो गुस्से से उसे घूरते हुए बोली। अच्छा बाबा, नहीं कर रहा शिकायत, लेकिन ये तो बताओ तुम यहाँ कर क्या रही हो? अनुराग ने पहली बार उसे सिर से पांव तक गौर से देखा था। उसने काले रंग की एक खूबसूरत सी साड़ी पहन रखी थी, ऊंची हील्स पहनी थी और बाल कमर पर खुले हुए छोड़ दिए थे। हल्का सा मेकअप किया हुआ था, जिससे उसके नए नक्श और भी निखर गए थे। वो इस वक्त किसी अप्सरा जैसी लग रही थी। अनुराग का दिल एक पल के लिए हलचल में आया था। उसने तुरंत नजरें फेर लीं। उसे डर था कि अगर वो यूं ही उसे देखता रहा तो कहीं बहक न जाए। खुद पर जमी अनुराग की नज़रों को सोनिया ने भी महसूस किया था, लेकिन हमेशा की तरह इस बार भी वो अनुराग की नज़रों का मतलब समझ नहीं पाई थी और खुशी से चहकते हुए बोली, अच्छी लग रही हूँ ना? बहुत दिल लगाकर तैयार हुई हूँ, खास कर ये काली साड़ी। तुम्हें पता भी है, ये मैंने भाभी के कमरे से चुराई थी। भाभी की सबसे फेवरेट साड़ी है ये, और आज मैंने पहन ली। ये कहकर वो जोर से हंसी थी, लेकिन एहसास होने पर उसने अपनी हंसी को ब्रेक लगाए थे कि कहीं कोई उसकी आवाज़ को सुन न ले और वो पकड़ी न जाए। जबकि अनुराग तो उसके खुशी से दमकते चेहरे को देख रहा था। क्या हो गया तुम्हें? तुम तो एकदम पत्थर ही बन गए। कुछ नहीं तो कम से कम थोड़ी सी मेरी तारीफ ही कर दो, वो मुंह बनाते हुए बोली थी। नहीं, मैं तो ये पूछ रहा था कि तुम यहाँ क्या कर रही हो, उस बात का जवाब दो, वो होश में लौटते हुए बोला था। मैं कोमल की बर्थडे पार्टी में जा रही थी। थोड़ी ही देर में हितेश मुझे लेने के लिए आने वाला है। सोनिया ने उत्साहित होकर हितेश का नाम लिया था, जबकि कोमल और हितेश का नाम सुनकर अनुराग का मन कर रहा था वो गुस्से में उसका मुंह नोच ले। तुम पागल हो गई हो क्या? वो झटके से सोनिया का हाथ झटक कर खड़ा हुआ था। सोनिया ने हैरान नज़रों से अनुराग को देखा, फिर कंधे उचकाते हुए उसके सामने आकर खड़ा हो गया। इसमें पागल होने वाली कौन सी बात है? वो दोनों मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं, लेकिन तुम इस तरह ओवर रिएक्ट क्यों कर रहे हो? तुम भी तो मेरे दोस्त हो ना, और मैं तुमसे भी मिलती हूँ, तुमसे बातें करती हूँ, तब तो तुम कुछ नहीं कहते। इसी तरह वो लोग भी मेरे अच्छे दोस्त हैं। मुझ में और उन लोगों में ज़मीन आसमान का अंतर है सोनिया। ये बात तुम्हें कब समझ आएगी? मैंने तुम्हें कितनी बार समझाया है कि ऐसे लोगों पर विश्वास मत किया करो। तुम जानती भी हो कि वो लड़की कितने ख़राब चरित्र की है। वो खुद के साथ साथ तुम्हारा नाम भी ख़राब कर रही है। पूरे कॉलेज में उसकी बेबाकियों के चर्चे हैं। अगर तुम्हें अपनी इज्जत की परवाह नहीं तो कम से कम अपने माँ बाप और अपने भाई की इज्जत का तो ख्याल करो। अनुराग सिर्फ उसका अच्छा दोस्त ही नहीं, बल्कि उसकी बड़ी बहन का देवर भी था। दोनों के घर भी एक दूसरे के पास ही थे। ये कैसी बहकी बहकी बातें करे हो अनुराग? मैं तुम्हें इतना दकियानूसी नहीं समझती थी। हाँ, कोमल कॉलेज में मशहूर है, लेकिन इस बात का ये मतलब नहीं कि वो बुरे चरित्र की लड़की है। बस वो थोड़ी सी बोल्ड है, इसीलिए चर्चा में रहती है। और इसके अलावा तुम मुझे मेरे दोस्तों से दूर नहीं कर सकते। मैं तुम्हारे साथ भी तो घूमने जाती हूँ ना, तो उनके साथ क्यों नहीं जा सकती? उसने मुंह बनाते हुए कहा और अनुराग की तरफ से गुस्से में आकर मुंह फेर कर खड़ी हो गई और अनुराग की नज़रें उसके नाजुक वजूद में उलझ गईं। उसके खूबसूरत झरने जैसे बाल उसकी कमर पर फैले हुए थे।
साड़ी में उसका बल खाता खूबसूरत वजूद और भी खूबसूरत लग रहा था। उसकी खुली हुई दूधिया कमर का हिस्सा काली साड़ी में और भी दमक रहा था और ऊपर से नाजुक दूधिया कमर पर पहनी गई बेली चैन उसे और भी खूबसूरत बना रही थी। ये खूबसूरती, ये नाजुकता किसी को भी बहका सकती थी और अनुराग उसे गंदी नज़रों से बचाकर रखना चाहता था, लेकिन इस बेवकूफ़ लड़की को समझ ही नहीं आता था। अनुराग का दिल कर रहा था कि वो अपने ही बाल नोच ले। उसने उसे हजारों बार समझाया था कि उसमें और बाकी लोगों में काफ़ी फ़र्क है। हर कोई उसे इज्जत की नज़र से नहीं देखता है जिस तरह अनुराग उसे देखता है, मगर वो नादान लड़की उसकी एक भी बात नहीं समझती थी। चलो मेरे साथ घर वापस चलो, तुम कहीं नहीं जा रही, और इस तरह तैयार होकर तो हरगिज़ भी नहीं। अनुराग ने उसका हाथ पकड़ा तो वो गुस्से से अपना हाथ छुड़ाते हुए बोली, ऐसे कैसे नहीं जा रही? तुम्हें पता है घर से बाहर निकलने के लिए और ये सारा प्लान करने के लिए मैंने कितनी मेहनत की है, और तुम मेरी मेहनत पर पानी फेर देना चाहते हो? तुम्हें जाना है तो जाओ, मुझे तुम्हारे साथ अंदर नहीं जाना। और हाँ, खबरदार जो मेरे बारे में किसी को भी कुछ भी बताया। वो अपनी छोटी सी उंगली उठाते हुए अनुराग को वार्न कर रही थी। अनुराग गुस्से में उसकी उंगली पकड़ने ही वाला था कि तभी वहां पर हितेश और कोमल आ गए। कोमल की सबसे पहली नज़र अनुराग पर पड़ी थी। सोनिया को भुलाए वो एक अदा से चलती हुई अनुराग के करीब आई थी। अनुराग की दोस्ती के लिए तो वो वैसे भी बेचैन रहती थी, लेकिन अनुराग उसे घास नहीं डालता था। एक अदा से अनुराग का हाथ पकड़ते हुए बोली थी, अरे वाह अनुराग, क्या तुम भी हमारे साथ चल रहे हो? कोमल ने उसकी जादू भरी खूबसूरत पर्सनालिटी को राल टपकाती निगाहों से देखते हुए कहा था। अनुराग ने गुस्से से अपना हाथ छुड़ाते हुए कोमल की तरफ से अपनी नज़रें फेर लीं। नहीं, मुझे इस तरह के फालतू पार्टीज़ में जाने का कोई शौक़ नहीं, और सोनिया भी तुम लोगों के साथ नहीं जा रही। उसने अपनी तरफ से जैसे फैसला सुनाकर बात ख़त्म कर दी थी। सोनिया, ये क्या कह रहा है? तुम हमारे साथ नहीं जाओगी तो पार्टी में मज़ा कैसे आएगा? तुम तो हमारी महफिल की जान होती हो यार। कोमल ने मासूमियत से अपनी सहेली से पूछा। ये बकवास कर रहा है, मैं तुम लोगों के साथ जा रही हूँ। जबकि अनुराग ने गुस्से से लाल निगाहों से सोनिया को घूरा था। उसका बस नहीं चल रहा था कि वो इस बेवकूफ़ लड़की का मुंह नोच ले, जिसे हितेश की गंदी नज़रें अपने ऊपर महसूस ही नहीं हो रही थीं। जब से हितेश आया था, एक पल के लिए भी उसने सोनिया को अपनी नज़रों से अलग नहीं किया था, और ये बात अनुराग की रगों में खून दौड़ाने के लिए काफ़ी थी। इससे पहले कि वो आगे बढ़ती, अनुराग ने उसका बाजू पकड़कर एक झटके से अपनी ओर खींचा था। वो जोर से उसके चौड़े सीने से जा लगी। खुशबू का तेज झोंका अनुराग को अपने लपेटे में ले गया था। उसके नाजुक वजूद की नरमी अनुराग के अंदर तक एक सुकून भर चुकी थी। उसका बस चलता तो वो इस नाजुक सी लड़की को दुनिया की हर गंदी नज़र से बचाकर अपने दिल में कहीं किसी कोने में छुपा कर रख लेता। लेकिन सोनिया उसकी बात नहीं मानती थी। उसे अपना अच्छा दोस्त तो कहती थी, लेकिन हमेशा अपनी ही मनमानी करती थी। अनुराग को उसकी सांसों की गर्मी अपने सीने पर महसूस हो रही थी। वो बड़ी मुश्किल से खुद पर काबू रखे हुए था। जब कह दिया है कि तुम यहाँ से कदम भी बाहर नहीं निकालोगी, तो इसका मतलब है तुम कहीं भी नहीं जाओगी। इस बार उसके अंदाज में ऐसी गुर्राहट थी कि सोनिया एक पल के लिए सहम गई थी और चाहते हुए भी कुछ बोल नहीं पाई थी। तुम लोग यहाँ से दफ़ा हो जाओ, वरना अगले ही दिन तुम सबकी इज्जत के इश्तिहार पूरी दुनिया के सामने पेश कर दूंगा। एक हाथ से सोनिया को अपने सीने से लगाए, दूसरे हाथ की उंगली उठाते हुए उसने कोमल और हितेश को वार्निंग दी थी। वो कोमल और हितेश को बहुत अच्छे से जानता था। दोनों नाजायज रिश्ते में बंधे हुए थे और अपनी ज़रूरतें एक दूसरे से पूरी करते थे। उसके पास उन लोगों के खिलाफ कई सबूत भी थे। दोनों डर के मारे वहाँ से भाग गए थे। उन दोनों के जाते ही अनुराग सोनिया को खुद से अलग कर दिया था, लेकिन उसका हाथ नहीं छोड़ा था। तुम एक नंबर के बदतमीज इंसान हो, मुझे तुमसे नफरत है, मैं तुमसे बात नहीं करूँगी। आई हेट यू। तुम्हारी और मेरी दोस्ती ख़त्म, हटो मेरे रास्ते से। वो अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश करने लगी, मगर अनुराग की पकड़ बहुत मजबूत थी। फालतू हरकतें बंद करो सोनिया, और घर चलो। रात के समय सुनसान सड़क पर हम दोनों को किसी ने एक साथ अगर देख लिया तो तमाशा खड़ा हो जाएगा। मुझे किसी की कोई परवाह नहीं है, बल्कि अच्छा ही है कोई तुम्हें और मुझे एक साथ देख ले, और फिर मैं सब लोगों को चीख चीख कर बताऊं कि तुम मेरे साथ ज़बरदस्ती करने की कोशिश कर रहे थे। जब तुम्हारी इंसल्ट होगी, तुम्हारी इज्जत का तमाशा निकलेगा, तब मुझे सुकून मिलेगा। वो उसके सीने पर अपने छोटे छोटे मुक्के मारते हुए अपने अंदर का गुस्सा निकाल रही थी
और अनुराग ने उसके दोनों हाथों को अपनी सख्त पकड़ में लिया हुआ था। तुम्हारे लिए तो मैं ये सब कुछ भी सह जाऊंगा, लेकिन शर्त यह है कि मेरे नाम के साथ तुम्हारा नाम नहीं आना चाहिए, क्योंकि तुम्हारी इज्जत पर जरा सी भी आँच आए ये मुझे गवारा नहीं। वो उसकी आंखों में आंखें डालकर एक जज्बे से बोला था, और एक पल के लिए सोनिया बुरी तरह हड़बड़ा गई थी, क्योंकि अनुराग के शब्दों में कुछ ऐसा था कि सोनिया ने अपनी नज़रें चुराई थीं। जाओ यहाँ से, मैं खुद ही अंदर चली जाऊंगी, लेकिन मुझे तुम पर विश्वास नहीं, कहते हुए वो उसके सामने आकर खड़ा हुआ था। और वैसे भी सुनसान सड़क है, आवारा कुत्तों के भौंकने की आवाज़ें मुझे साफ सुनाई दे रही हैं। मुझे परवाह नहीं है। हालांकि डर तो अब सोनिया को भी लग रहा था, लेकिन ऊपर से उसने बहादुर बनने की कोशिश की थी। अच्छा, तो फिर तुम्हारे पापा को जाकर बता देता हूँ कि सोनिया इस समय बाहर सड़क पर अकेली खड़ी है, जाकर आप उसे ले आइए। इससे पहले कि वो अंदर की ओर अपने कदम बढ़ाता, सोनिया की सांस जैसे सीने में अटक गई थी। वक्त की नज़ाकत को देखते हुए उसने हार मानने में ही भलाई समझी थी। सोनिया ने आगे बढ़कर जोर से उसका बाजू पकड़ लिया और उसके सामने अपने हाथ जोड़ते हुए बोली, भगवान का डर करो, तुम तो सीरियस ही हो गई। जब तक तुम जैसी लड़की के साथ कोई लड़का सीरियस ना हो, तब तक तुम्हारा दिमाग अपनी जगह आता ही नहीं है। चलो अब जल्दी से कमरे में जाओ, अब मुझे दोबारा बाहर नज़र मत आना। वो तो अच्छा हुआ था कि आज मुझे आने में लेट हो गया था और तुम मुझे यूं बाहर सड़क पर मिल गई थी, वरना तुम तो अपने उन आवारा दोस्तों के साथ रफू चक्कर भी हो जाती। अपने दोस्तों को आवारा कहने पर वो गुस्से से उंगली उठाती हुई एक बार फिर अनुराग की ओर बढ़ी थी, लेकिन अनुराग ने उसे अंदर जाने का इशारा किया और वो बेबसी से पैर पटक कर रह गई थी। जा रही थी मैं, वो मुंह बनाती हुई अंदर चली गई। अनुराग तब तक उसकी पीठ को देखता रहा था जब तक वो उसकी नज़रों से ओझल नहीं हो गई थी। अगले कई दिन खामोशी से गुजर चुके थे और उसका सोनिया से आमना सामना नहीं हुआ था। ऐसे ही आम दिनों की एक सुबह बहुत ही रोशन थी। वो सोकर उठा तो उसका ध्यान सबसे पहले सोनिया की तरफ गया। आज उसकी बर्थडे पार्टी थी और वो सोच रहा था कि उसे एक बहुत बड़ा सरप्राइज देगा, और इसी चक्कर में वो जल्दी से घर से बाहर निकला, क्योंकि उसने एक होटल में बुकिंग करनी थी। थोड़ी ही देर में उसे उसके लिए उसका फेवरेट ड्रेस भी खरीदना था। उसने एक पल के लिए मोबाइल ऑन किया तो सोनिया की तरफ से अनगिनत कॉल्स आई हुई थी, मगर वो उससे अभी बात नहीं करना चाहता था। वो जानता था कि वो सोनिया से कुछ भी छुपा नहीं सकता, कहीं ऐसा ना हो कि वो अपने सरप्राइज का भांडा फोड़ दे। दूसरी तरफ सोनिया सुबह सुबह तैयार होकर अब घर से बाहर निकली थी। उसकी तैयारी देखकर उसकी भाभी ने कहा, कहाँ जा रही हो, खैरियत तो है? आज लाल रंग का फ्रॉक पहना हुआ है तुमने। वो मायने खेज अंदाज में मुस्कुराते हुए बोली थी, तो सोनिया के होंठों पर भी एक प्यारी सी मुस्कान फैल गई। अरे नहीं भाभी, बस यूनिवर्सिटी जा रही हूँ। और मुझे कहाँ जाना है? उसने नज़रें चुराते हुए कहा। मगर सोनिया मैम, आपकी तैयारी तो हमें कुछ और ही इशारा कर रही है। खैर, तो मुझे अपनी बड़ी बहन समझकर सब कुछ बता सकती हो। भाभी ने उसे कुछ उगलवाने की कोशिश की थी। वैसे भी वो सोनिया की एक एक हरकत पर नज़र रखती थी। उन्हें लगता था सोनिया इतनी खूबसूरत है, ज़रूर उसका बाहर किसी से चक्कर होगा। लेकिन सोनिया लाख बेवकूफ़ सही, लेकिन वो अपनी ओर किसी को कदम बढ़ाने नहीं देती थी। और इसका एक बड़ा रीज़न अनुराग भी था, क्योंकि अनुराग किसी को उसकी ओर बढ़ने ही नहीं देता था। सोनिया लाख बेवकूफ़ सही, लेकिन उसने आज तक किसी लड़के को इतनी अनुमति नहीं दी थी कि वो उसका हाथ भी छू सके, सिवाय अनुराग के। अरे नहीं भाभी, ऐसी कोई बात नहीं है। अगर ऐसा कुछ हुआ तो सबसे पहले आपको ही बताऊंगी। ये कहकर वो जल्दबाजी में घर से बाहर निकल गई। वो पापा के घर से जाने का इंतजार कर रही थी, क्योंकि जानती थी अगर वो रुकी रहती तो पापा उसे यूनिवर्सिटी में ड्रॉप करने जाएंगे। मगर वो तो प्रिंस के साथ जाना चाहती थी, जो कि उसके घर की पिछली गली में ही खड़ा था, क्योंकि प्रिंस से उसे कुछ ज़रूरी नोट्स भी लेने थे। और प्रिंस ने कहा था, तुम यूनिवर्सिटी मेरे साथ चलना, तो मैं तुम्हें रास्ते में ही सारे नोट्स दे दूंगा। और सोनिया ने आंख बंद करते हुए उसकी सारी बातों पर विश्वास कर लिया था, ये सोचे बिना कि वो नोट्स उसे यूनिवर्सिटी में भी तो दे सकता था। लेकिन इतना दिमाग सोनिया के पास नहीं था जो वो चलाती। वो गली में खड़ा काफ़ी देर से उसका इंतजार कर रहा था। तुम्हें तो मेरा कोई ख्याल ही नहीं है, वो नाराज़ होते हुए बोला था। तैयार हो रही थी मैं। तुम्हें तैयारी की क्या ज़रूरत है? तुम तो तैयारी के बिना भी दुनिया की सबसे हसीन लड़की लगती हो। कभी मेरी आंखों से देखो। वो आंख मारते हुए बोला तो वो शर्माकर साइड की ओर होकर बैठ गई और खिड़की से बाहर देखने लगी। वैसे ये रेड कलर तुम्हारे ऊपर खूब जच रहा है।
तुम्हारी दूधिया रंगत पर खूब जम रहा है। कोई शक नहीं, तुम बहुत खूबसूरत हो। एक ही पल में अपनी नज़रों से उसका बॉडी एक्सरे कर चुका था। अगर मैं तुम्हारी आंखों से देखना शुरू कर दूं, तो मैं हमेशा खुद से ही शर्माती रहूंगी। तो ये तो अच्छी बात है ना, लड़की शर्म और हया वाली होनी चाहिए। अच्छा प्रिंस, मुझे वो नोट्स अभी दे दो, बाद में मैं भूल जाऊंगी। दे दूंगा यार, इतनी जल्दी क्या है। पहले ये बताओ कि मेरी माँ से मिलने चल रही हो या नहीं। प्रिंस उससे ऐसी जादू भरी बातें करता था कि वो धीरे धीरे प्रिंस की ओर झुकने लगी थी। और पिछले कुछ दिनों से प्रिंस उससे कह रहा था कि मेरी माँ तुमसे मिलना चाहती हैं। क्या तुम्हारी माँ बाकी मुझसे मिलने के लिए तैयार हो जाएंगी प्रिंस? वो परेशानी से अपने हाथ मसलते हुए बोली। क्या हो गया है यार, क्यों कंफ्यूज हो रही हो? मैंने अपनी मम्मी को तुम्हारे बारे में सब कुछ बता दिया है और वो बाकी तुमसे मिलना चाहती हैं। वो तो तुम्हें इतना पसंद करने लगी हैं कि तुम्हारी दीवानी हो गई हैं। जब मैंने उन्हें तुम्हारी तस्वीर दिखाई तो मुझे उन्होंने यहाँ तक कह दिया कि सिर्फ यही लड़की मेरी बहू बनेगी। अब इससे ज़्यादा और तुम क्या सुनना चाहती हो? वो इन दिनों शहर आई हुई हैं और मेरे ही फ्लैट में मौजूद हैं। चलो माँ से मिलने के बाद हम किसी अच्छी जगह पर घूमने जाएंगे। आज तुम्हारा बर्थडे है और मैं चाहता हूँ आज तुम्हें तुम्हारी ज़िंदगी का सबसे अच्छा तोहफा दूँ। आज तुम यूनिवर्सिटी की छुट्टी कर दो, मैं आज का दिन तुम्हारे लिए ख़ास बनाना चाहता हूँ। वो अजीब से अंदाज में बात कर रहा था, जबकि सोनिया को उसके लहजे की समझ नहीं आ रही थी। वो मासूमियत से जल्दी से हाँ में सर हिलाने लगी। थोड़ी ही देर के बाद वो दोनों एक सुनसान सी जगह पर पहुंच गए थे। प्रिंस, तुमने कितनी अजीब सी जगह पर फ्लैट लिया हुआ है। मुझे तो नहीं लगता कि यहाँ कोई आता जाता भी होगा। हाँ, बस कभी कभी इस तरह की जगह इंसान को बहुत फ़ायदा पहुँचाती है। वो फिर से अजीब से लहजे में बोला था। क्या मतलब? क्या मतलब है इस बात का? वो अचानक चौंकी। अरे मैं तो बस मजाक कर रहा था, चलो अंदर चलते हैं। वो उसका हाथ पकड़कर उसे बिल्डिंग के अंदर ले गया। वहाँ अब भी कंस्ट्रक्शन का काम जारी था और बहुत कम लोग ही वहाँ पर रह रहे थे। वो उसे लेकर अंदर के हिस्से में चला गया, मगर दूर दूर तक गहरी खामोशी छाई हुई थी। वहाँ किसी का भी कोई नामो निशान नहीं था। तुम्हारी मम्मा कहाँ हैं प्रिंस? सोनिया का दिल जोर जोर से धड़कने लगा था। उसे शिद्दत से कुछ गलत होने का एहसास हुआ था। अरे मुझे लगता है कि मेरी माँ मार्केट गई हैं, थोड़ी देर में वापस आ जाएंगी। तब तक तुम यहाँ बैठो, मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने पीने को लाता हूँ। ये कहकर वो किचन में चला गया। जबकि सोनिया का दिल बेचैन था, उसे लग रहा था कि शायद कुछ बहुत बुरा होने वाला है। उसकी छठी इंद्री बहुत तेज थी, जब भी कुछ गलत होने वाला होता उसे पहले ही एहसास हो जाता था। प्रिंस, मुझे यहाँ बहुत अजीब लग रहा है, चलो ना वापस चलते हैं। जब वो कमरे में दाखिल हुआ तो वो तुरंत उठकर खड़ी होते हुए बोली थी। क्या बात है जान, क्या हो गया है तुम्हें? तुम तो मुझसे ऐसे डर रही हो जैसे मैं तुम्हें खा जाऊंगा। कितनी बार बताया है तुम्हें कि तुम्हारी इजाज़त के बिना तुम्हें हाथ भी नहीं लगाऊंगा। तुम नहीं जानती कि मैं तुम्हारी कितनी इज्जत करता हूँ। वो आंखों में जज्बात समेटे हुए प्यार भरे अंदाज में बोला और वो अनायास ही अपनी नज़रें झुकाने पर मजबूर हो गई थी। पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ बुरा होने वाला है। ये सिर्फ तुम्हारा वहम है, हकीकत में ऐसा कुछ नहीं है। तुम सिर्फ थोड़ी देर के लिए यहाँ बैठो, मेरी मम्मा अभी आ जाएंगी, फिर तुम्हारा डर भी ख़त्म हो जाएगा। थोड़ी ही देर गुजरी थी कि फ्लैट का दरवाज़ा खुला और एक अजनबी लड़का फ्लैट में दाखिल हुआ। वो बहुत खूबसूरत था, इसमें कोई शक नहीं था, बहुत आकर्षक भी। जो भी उसे एक नज़र देखता देखता ही रह जाता। वो किसी भी लड़की को अपने जाल में फंसाने का हुनर जानता था। जब उसने नीली आंखों वाले इस खूबसूरत लड़के को देखा तो सोनिया भी एक पल के लिए ठहर गई, लेकिन फिर दोबारा से डर गई। अब ये कौन है, उसने दिल ही दिल में सोचा। प्रिंस ने तो एक बार कहा था कि वो अपने माँ बाप का इकलौता बेटा है और उसका कोई भाई या बहन नहीं है। अरे सौरभ, तुम आ गए, मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था। सोनिया, इनसे मिलो, ये मेरा छोटा भाई है। सोनिया को अब शक होने लगा था कि जरूर यहाँ पर कुछ गड़बड़ है। वो मुश्किल से मुस्कुराई थी। अच्छा सौरभ, तुम जरा अपनी भाभी को कंपनी दो, तब तक मैं एक छोटा सा इंतजाम करता हूँ। वो आंख मारते हुए बोला तो सौरभ भी खुलकर मुस्कुरा दिया। अब वो उसके सामने टांग पर टांग चढ़ाकर बैठा था और बहुत ही गंदी नज़रों से सोनिया को देख रहा था। उसकी नज़रें सोनिया को अपने आर पार होती हुई महसूस हो रही थीं। मुझे वॉशरूम जाना है, वॉशरूम कहाँ पर है? उसने अपनी उंगलियां चटकाते हुए कहा। सौरभ ने दाईं ओर बने कमरे की ओर इशारा कर दिया, लेकिन सोनिया उस तरफ जाने की बजाय बाहरी दरवाजे की ओर भागी थी। मगर इससे पहले ही सौरभ ने उसके बालों से पकड़कर उसे जोर से ज़मीन पर
अरे अरे, कहाँ जा रही हो हसीना? जब तक मैं इजाज़त नहीं दूंगा तब तक तुम यहाँ से एक कदम भी बाहर नहीं रख सकती हो। मैंने तो तुम्हारी कीमत पूरी की पूरी दी है, तुम्हारे लिए पूरे 3 लाख रुपये दिए हैं। जब तक ये सारे पैसे मैं वसूल नहीं कर लेता तब तक तुम यहाँ से 1 इंच भी अपनी मर्जी से हिल नहीं सकती हो। और सोनिया को लग रहा था कि उसके कानों में कोई पिघला हुआ शीशा उंडेल रहा हो। और तभी दरवाज़ा खुला और प्रिंस भी अंदर दाखिल हुआ। उसने अविश्वास भरी निगाहों से प्रिंस को देखा था, जो उससे प्यार के दावे करता था। उसने अपनी और प्रिंस की मोहब्बत के बारे में किसी को भी नहीं बताया था, और ये प्रिंस की ही ख्वाहिश थी। वो पहले उसे कहता था कि मुझे डर लगता है, अगर तुम सबको बता दोगी तो कहीं हमारी मोहब्बत को नज़र न लग जाए, और इसीलिए मैं चाहता हूँ कि जब तक हमारी शादी नहीं हो जाती हम अपने इस रिश्ते को छुपा कर रखें। और तब वो प्रिंस की बातों में आ जाती थी, मगर वो सोच भी नहीं सकती थी कि इसी दिन के लिए प्रिंस ने इतना बड़ा ड्रामा किया था। तुम अंदर से इतने घटिया और घिनौने इंसान हो, मुझे उम्मीद नहीं थी। मैं तुम्हें कभी माफ़ नहीं करूँगी, वो रोते हुए बोली थी। तो मत करना मेरी जान, मैं कौन सा तुमसे माफ़ी मांग रहा हूँ। अब मोहब्बत की है तो उस मोहब्बत में थोड़ी सी सज़ा तो बनती है ना। इतने दिनों से तुम्हारे लिए तड़प रहा था, लेकिन तुम तो हाथ भी नहीं लगाने देती थी, और आज तुम पूरी तरह मेरे काबू में हो। क्यों सौरभ, क्या ख्याल है किस तरह चखा जाए इस मक्खन मलाई को, अकेले अकेले या फिर एक साथ? वो कमीनगी से हंसता हुआ धीरे धीरे सोनिया की ओर बढ़ा था, जबकि सौरभ जोर से कह कहा लगाकर हंस पड़ा था। वो पीछे हटते हटते सौरभ से जा टकराई थी। प्लीज़ मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो। मगर इससे पहले ही प्रिंस उसकी गर्दन की ओर झुका था, और तभी बाहर एक शोर की आवाज़ के साथ फ्लैट का दरवाज़ा एक ज़ोरदार आवाज़ के साथ खुला था, और कुछ औरतें फ्लैट के अंदर दाखिल हुई थीं। सोनिया को लगा कि किस्मत उस पर मेहरबान हो चुकी है। उसने तुरंत प्रिंस को पीछे की ओर धक्का दिया था और भागते हुए आगे की ओर बढ़ी थी। प्रिंस गुस्से से सौरभ को घूर रहा था। तूने दरवाज़ा बंद नहीं किया था। सौरभ को भी अब अपनी गलती का एहसास हुआ था। उसने बेख्याली में अपने बालों में हाथ फेरा। सोनिया भागते हुए उन औरतों के पास चली गई थी जो उसी बिल्डिंग में रहती थीं। चूंकि फ्लैट का दरवाज़ा खुला हुआ था, इसलिए शोर की आवाज़ बाहर तक साफ जा रही थी, और यही आवाज़ें सुनकर वे दोनों वहाँ पर पहुँची थीं। कौन हो तुम दोनों, और ये लड़की क्यों रो रही है? एक भारी भरकम सी औरत प्रिंस के करीब बढ़ी थी। अरे आंटी जी, आप गलत समझ रही हैं। ये लड़की तो खुद अपनी मर्जी से हमारे साथ आई थी, लेकिन जब इसे इसकी पूरी कीमत नहीं मिली तो ये शोर करने लगी। इतनी देर में सौरभ मौका पाकर कमरे से निकल चुका था, और प्रिंस ने भी वहाँ से भाग जाने में ही भलाई समझी थी। इस बिल्डिंग पर काम करने वाले एक आदमी के साथ प्रिंस की जान पहचान थी, और उसी से उसने चाबी लेकर ये फ्लैट खोला था, जबकि फ्लैट प्रिंस का नहीं था। दूसरी तरफ सोनिया ने डरते डरते अनुराग को कॉल मिलाया, जो उसकी एक ही कॉल पर वहां पहुंच गया था। मैंने तुम्हें कितनी बार समझाया था सोनिया कि हर किसी पर आंख बंद करके भरोसा मत किया करो। मुझे बहुत डर लग रहा है, यहाँ अजीब सा महसूस हो रहा है। प्लीज़ मुझे घर ले चलो, वो उसका हाथ मजबूती से पकड़ते हुए बोली थी। अनुराग ने काफ़ी देर तक उसका सिर अपने सीने से लगाए रखा और उसके सिर को थपकता रहा। मैं तुम्हें कैसे बताऊं कि तुम मेरे लिए इतनी ख़ास हो कि मैं बता नहीं सकता। वो गौर से उसके चेहरे को देखते हुए बोला। सोनिया का चेहरा उस वक्त आंसुओं से तर था, और उसकी आंखें रोने की वजह से लाल हो रही थीं। इस हाल में भी वो बहुत खूबसूरत लग रही थी, और किसी का भी दिल धड़काने की काबिलियत रखती थी। जबकि वो दोबारा से सिसकते हुए अनुराग के सीने से लग गई थी। तुम ठीक तो हो? उसने सोनिया के चेहरे को अपने हाथों के प्याले में समेटते हुए कहा। नहीं अनुराग, मैं ठीक नहीं हूँ, मेरी तबीयत बिगड़ रही है। प्लीज़ मुझे घर ले चलो। ठीक है, चलो मेरे साथ। अनुराग ने उसे और डांटने का इरादा टाल दिया और उसे अपनी गाड़ी में बिठाकर घर ले गया। मैं भगवान का धन्यवाद करता हूँ कि तुम्हारी इज्जत बच गई है, वरना तुम सोच भी नहीं सकती कि अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो मैं कभी भी खुद से नज़रें नहीं मिला पाता। मैं खुद अपने किए पर बहुत शर्मिंदा हूँ, वो नज़रें चुराते हुए बोली थी। आखिर तुम सब पर इतनी आसानी से यकीन क्यों कर लेती हो, और तुमने मुझे प्रिंस के बारे में पहले क्यों नहीं बताया? अनुराग नाराज़गी से बोला। मुझे डर था कि कहीं ऐसा न हो तुम मुझे उससे दोस्ती करने से मना कर दो। मुझे तुम्हारी दोस्तियों से कभी कोई मसला नहीं हुआ, लेकिन बस पता नहीं तुम्हारे साथ क्या प्रॉब्लम है, जिससे भी दोस्ती करती हो वो अच्छा इंसान नहीं होता है। क्यों? क्या तुम भी अच्छे इंसान नहीं हो?
आंसू पोंछते हुए उसने एक नज़र अनुराग को देखा था। मेरे जैसा सच्चा दोस्त तो तुम्हें पूरी ज़िंदगी नहीं मिल सकता, ये बात तुम अपने दिमाग में अच्छे से बिठा लो। और तुम मेरे अलावा भी दोस्त बना सकती हो, मगर मैं चाहता हूँ कि तुम किसी के साथ रिलेशनशिप में ना रहो, क्योंकि दुनिया तुम्हारी सोच से भी ज़्यादा जालिम है। ये दुनिया प्यार और मोहब्बत का झांसा देकर इंसान को तबाह कर देती है, बर्बाद कर देती है, और उसे इतना जलील करती है कि इंसान ना तो जिंदा लोगों में गिना जाता है और ना ही मरे हुए लोगों में। प्लीज़ ये सारी बातें बंद करो, मैं पहले से बहुत ज़्यादा डरी हुई हूँ। तुम अपने सब दोस्तों से दोस्ती ख़त्म कर दोगी। आज के बाद मैं तुम्हें किसी के साथ घूमते हुए ना देखूं। और जहाँ तक तुम्हारे उन आवारा क्लास फेलोज़ का सवाल है, अगर मैंने तुम्हें उनके साथ देख लिया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। वो उसे लाल आंखों से घूरते हुए बोला। मैं तो तुम्हें कहता हूँ कि तुम मुझ पर भी यकीन मत किया करो। अगर मैं भी तुम्हें यहाँ से 50 किलोमीटर दूर किसी जगह पर अकेले चलने के लिए कहूँ तो तुम मुझे भी साफ मना कर दो, क्योंकि मर्द जात एतबार के काबिल नहीं होती। वो बस किसी तरह से उसके छोटे से दिमाग में ये बात डालना चाहता था कि इस दुनिया में उसके माँ बाप के अलावा उसका और कोई सगा नहीं है। मगर वो सोनिया ही क्या, जो किसी की बात को सीरियस ले ले और उसे समझ जाए। सोनिया की आदत थी कि जब तक उसे ठोकर न लगे वो तब तक बाज नहीं आती थी, और वो सोच भी नहीं सकती थी कि अपनी इसी आदत की वजह से वो अब कितना बड़ा नुकसान उठाने वाली थी। लगभग 2 हफ्ते बीत चुके थे और वे इस वाक्य को पूरी तरह भूल गए थे। इन दिनों वो हितेश के साथ घूम रही थी। हालांकि अनुराग ने उसे हितेश की कुछ वीडियोस भी दिखाई थी, मगर वो यकीन करने को तैयार नहीं थी। उसने साफ साफ कह दिया था कि ये सब कुछ झूठ है, इसमें जरा भी सच्चाई नहीं है। प्रिंस का धोखा खाकर भी उसके दिमाग में अकल नहीं आई थी, और ये बात अनुराग को अंदर ही अंदर गुस्सा दिलाने के लिए काफ़ी थी। और उसने सोच लिया था कि उसे एक ऐसा कदम उठाना पड़ेगा कि सोनिया हर किसी पर विश्वास करना छोड़ दे। उस दिन अनुराग उसे घर ले जाने की बजाय फार्म हाउस ले गया। तो मुझे कहाँ लेकर जा रहे हो? अनजान रास्तों को देखते हुए वो कांपती हुई आवाज़ में बोली थी। क्यों, क्या तुम्हें मेरे ऊपर विश्वास नहीं है? उसने गाड़ी को अपने फार्म हाउस वाले कच्चे रास्ते पर डालते हुए सोनिया से पूछा। विश्वास तो है अनुराग, लेकिन पता तो चले आखिर हम जा कहाँ रहे हैं। जबकि वो पूरी तीव्रता के साथ गाड़ी चला रहा था। आज उसके चेहरे पर चट्टानों जैसी सख्ती थी। कुछ कर गुजरने का इरादा था। सोनिया को पता नहीं क्यों उसके चेहरे के हाव भाव अंदर ही अंदर कांपने पर मजबूर कर रहे थे। उसने अनुराग का ये रूप पहले कभी नहीं देखा था। उसके चेहरे पर हमेशा एक नरम प्यार भरी मुस्कान रहती थी, लेकिन आज उसके चेहरे पर चट्टानों जैसी सख्ती और आंखों में हल्की लालिमा थी। क्या तुमने अपने मम्मी पापा को बताया है कि तुम मेरे साथ हो? उसकी बात का जवाब दिए बिना अनुराग ने उससे सवाल किया था। नहीं, मैंने किसी को भी कुछ नहीं बताया है, और बताने की ज़रूरत ही क्या थी, मैं तो अक्सर तुम्हारे साथ घर वापस आ जाती हूँ। वो कांपती हुई आवाज़ में बोली थी। अपना मोबाइल मुझे दो। नहीं, मैं तुम्हें अपना मोबाइल नहीं दूंगी। पहले तो मुझे बताओ कि तुम क्या करने वाले हो। अरे मेरी जान, इतना डर क्यों रही हो? वैसे तो तुम हर लड़के के साथ जाने के लिए तैयार हो जाती हो। मैं तो फिर भी तुम्हारा अपना हूँ, तुम्हारा बचपन का दोस्त हूँ। अगर तुम मेरे साथ कहीं चली जाती हो और अगर हम दोनों में कुछ हो जाता है तो इसमें कौन सी बड़ी बात है? वो अजीब से अंदाज में उससे बात कर रहा था, जबकि सोनिया का दिल उछलकर हलक में आया था। ये कैसी बातें कर रहे हो अनुराग? अनुराग इस बात पर जोर से हंस पड़ा था। हम दोनों के बीच कुछ होने का मतलब है, अगर थोड़ी सी देर हमें हो जाएगी तो कौन सी कयामत आ जाएगी। अनजान लोगों के साथ तो तुम आधी रात को भी जाने के लिए तैयार रहती हो। अनुराग देखो, इस तरह की बातें मत करो। मुझे बहुत डर लग रहा है। मुझे लग रहा है कि मेरा दिल फट कर बाहर आ जाएगा। प्लीज़ घर वापस चलो, मुझे घर जाना है। डार्लिंग, इसमें हैरान होने वाली और डरने वाली कौन सी बात है? आज मैं तुम्हें एक बहुत अच्छा सरप्राइज़ देना चाहता हूँ। तुम्हारी ज़िंदगी को प्यार के रंगों से भर देना चाहता हूँ। तुम भी तो चाहती हो ना कि तुम्हें प्यार करने वाला एक शख्स मिले। आज मैं तुम्हें वही प्यार देने वाला हूँ। तुम्हें ये गलतफहमी है ना कि लड़के बिना किसी मतलब के लड़कियों से दोस्ती करते हैं, तो आज तुम्हारी ये गलतफहमी भी मैं दूर कर दूंगा। आज मैं तुम्हें बताऊंगा कि लड़के किस मतलब के लिए लड़कियों के पास आते हैं। जबकि सोनिया आंखें फाड़े अनुराग का ये नया रूप देख रही थी। ये कैसी बहकी बहकी बातें कर रहे हो अनुराग? तुम तो ऐसे नहीं थे ना। और फिर मैं तो तुम पर यकीन करती हूँ। तुम मेरे साथ कुछ भी ऐसा वैसा नहीं कर सकते। सोनिया की आंखों में नमी चमकने लगी थी।
होंठ थरथराने लगे थे। वो अविश्वास से अनुराग को देख रही थी। अनुराग अपने अंदर के जज्बातों को कैसे कंट्रोल कर रहा था ये वही जानता था। सोनिया की आंखों में आंसू आए और अनुराग को तकलीफ न हो ये तो हो ही नहीं सकता था। लेकिन सोनिया को सबक सिखाने के लिए सोनिया को थोड़ी सी तकलीफ देना तो बनता था, और यही सोच कर वो पत्थर बना खामोशी से ड्राइव कर रहा था। यही तो तुम्हें सिखाना चाहता हूँ कि किसी पर भी यकीन मत करो। जब तुम्हारे बचपन के दोस्त की नीयत तुम्हारी खूबसूरती पर फिसल सकती है तो अनजान और दूसरे गैर मर्दों की क्यों नहीं। उसने गाड़ी की स्पीड अचानक तेज कर दी। थोड़ी ही देर में भी उसके फार्म हाउस पर पहुंच चुके थे। अनुराग उसे डराने के लिए जानबूझकर ड्रामा कर रहा था। वो बस चाहता था कि छोटी सी लड़की की समझ में आ जाए। वो उसका हाथ पकड़कर उसे खींचता हुआ कमरे में ले आया। वो लगातार खुद को छुड़ाने की कोशिश कर रही थी। जैसे ही वो उसे बाजू से पकड़कर कमरे में लेकर आया कि तभी अचानक लाइट चली गई थी। बाहर का मौसम अचानक बदलने लगा था। पहाड़ी इलाका था तो बारिश का कुछ पता नहीं चलता था। इस वक्त भी बिन मौसम की बारिश ने बिजली का कनेक्शन कट कर दिया था और पूरे फार्म हाउस में एक घुप अंधेरा छा चुका था। अनुराग, ये लाइट क्यों चली गई? उसे अंधेरे में सोनिया की घबराई हुई आवाज़ सुनाई दी थी। शायद इलेक्ट्रिसिटी में कोई फॉल्ट आ गया है, तुम बैठो मैं चेक करके आता हूँ। अनुराग, जो पहले सोनिया को डराने के लिए अपना रूप बदले हुए था, अब एकदम से नॉर्मल हो चुका था। बिगड़ते हुए मौसम और ऊपर से घुप अंधेरे ने अनुराग के होश भी छीन लिए थे और वो सब कुछ भूल गया था। नहीं अनुराग, प्लीज़ इस तरह मुझे अंधेरे में छोड़कर मत जाओ, मुझे डर लग रहा है। वो हाथों से टटोलते हुए अनुराग के करीब आई थी और तभी दूर कहीं बिजली कड़कने की आवाज़ पर सोनिया डर से चीख मारते हुए अनुराग के सीने से लिपट गई थी। नहीं प्लीज़ अनुराग, मत जाना, मुझे डर लग रहा है। वो उसके सीने से लगी हल्के हल्के काँप रही थी। उसके वजूद की नरमी अनुराग के बदन में एक स्पार्क कर गई थी और गुस्से से अनुराग के होंठ सिकुड़ गए थे। उसके तन बदन में फिर से गुस्से की एक आग भड़की थी। यही आदत सोनिया की, यही आदत उसे बिल्कुल पसंद नहीं थी। आखिर क्या रिश्ता है मेरा सोनिया से? बिना किसी रिश्ते के तन्हाई में वो मेरे इतना करीब क्यों खड़ी थी? अगर मेरी जगह क्या कोई और होता तब भी सोनिया उसके इतना ही करीब चली जाती। आखिर ये बात सोनिया को समझ क्यों नहीं आती? लड़कियों को अपनी इज्जत खुद संभालना पड़ती है। इस समाज में सिर्फ भूखे भेड़िए बैठे होते हैं जो सिर्फ एक मौके की तलाश में रहते हैं, और सोनिया तो खुद मौका सामने वाले को दे देती थी। अनुराग ने धीरे से सोनिया को खुद से दूर करने की कोशिश की थी, लेकिन दूर बादलों की गड़गड़ाहट से सोनिया का नन्हा सा दिल सहमा जा रहा था और वो और भी कसकर अनुराग के सीने से लिपट गई थी। गहरी सांस लेते हुए अनुराग ने अपने दोनों बाजू सोनिया की नाजुक कमर पर लपेट दिए थे और धीरे धीरे उसे खुद के सीने से भींचता चला गया। पहले तो सोनिया को लगा कि वो उसे सुरक्षा प्रदान कर रहा है, इसलिए सुकून से उसके सीने से लगी खड़ी रही। लेकिन अब अनुराग के हाथ धीरे धीरे उसकी कमर पर फिसलने लगे थे। उसकी उंगलियों की सरसराहट से सोनिया को कुछ गलत होने का एहसास हुआ था और तभी सोनिया एक झटके से उससे दूर हटी थी, लेकिन उसकी कोशिश बेकार गई थी। अनुराग ने खींचकर उसे दोबारा खुद के करीब कर लिया था। तुम बहुत खूबसूरत हो सोनिया, मेरे ख्यालों से भी कहीं ज़्यादा, और आज की रात मैं तुम्हारी खूबसूरती को महसूस करना चाहता हूँ। कहते कहते अनुराग ने अपने दहकते लब सोनिया की नरम गर्दन पर रखे थे और सोनिया के तन बदन में एक सिहरन सी दौड़ गई। अनुराग प्लीज़ दूर हो जाए मुझसे। ये क्या कर रहे हैं? मोहब्बत कर रहा हूँ मेरी जान, जो मैं न जाने कब से करना चाहता था, लेकिन आज जब ये मौका मिला है तो मैं इस मौके को गंवाना नहीं चाहता। उसने अपने अंगूठे से सोनिया के नाजुक होंठों को छूते हुए मदहोश आवाज़ में कहा था। वे दोनों उस कमरे में अकेले मौजूद थे और ये ख्याल आते ही अनुराग का दिल भी बहकने लगा था। वो उसके लिए अपने दिल में गहरे जज्बात रखता था। वो उससे बेइंतहा मोहब्बत करता था। बाहर तेज बारिश शुरू हो चुकी थी। मौसम भी रोमानी हो गया था। खाली कमरा, तन्हाई और दो तन्हा जवान लोग। ख़ास तौर पर वो पल जब आपका महबूब आपके पास हो तो वो लम्हा इंसान के लिए बेहद कीमती बन जाता है। अनुराग के लिए भी वो समय बहुत कीमती था। और फिर जो आगे उसने किया था, सोनिया के 14 तबक रोशन हो गए थे, क्योंकि अनुराग अगले ही पल उसके होंठों को अपनी कैद में ले चुका था। अपने दोनों होंठों से सोनिया के होंठों को धीरे से पकड़ते हुए दोनों की गर्म सांसों का संगम कर गया था, और जब वो उससे अलग हुआ तो वो गहरे गहरे सांसें लेने लगी। प्लीज़
ये सुनकर फिर से उसकी गर्दन की ओर झुका था। तुम मेरे लिए बहुत ख़ास हो और तुम्हारे साथ आज की रात को मैं और भी ख़ास बनाना चाहता हूँ, वो बहके बहके लहजे में बोला था। प्लीज़, मैं कह रही हूँ, मुझसे दूर, वो चीखी थी, मगर अनुराग को जैसे उसकी कोई आवाज़ सुनाई ही कब दे रही थी। उसे बस इतना पता था कि इस वक्त उसका महबूब उसकी बाहों में है और आज वो अपनी सारी अधूरी ख्वाहिशें पूरी कर सकता है। वो इस हद तक बहक चुका था कि ये बात भी भूल गया कि उन दोनों के बीच कोई जायज़ रिश्ता नहीं है और वो बिना किसी रिश्ते के ही सोनिया के करीब जा रहा था। धीरे धीरे उसका हाथ अब उसकी पीठ की ओर बढ़ने लगा था और उसने अगले ही पल उसके बैक जिप को खोल दिया था। शर्म और घबराहट की वजह से सोनिया का चेहरा लाल हो गया था। इससे पहले कि वो उसके कंधों से उसकी वो बेहोश हो चुकी थी। होशो हवास से बेगाना होते हुए उसने अपना सर अनुराग के कंधे से टिका दिया था। उसके बेजान वजूद को महसूस करते हुए अनुराग ने एक गहरी सांस ली थी। इसीलिए तो कहता हूँ मेरी जान, किसी पर भरोसा मत करो, ये दुनिया भरोसे के लायक नहीं है। मैं तुम्हें सिर्फ सबक सिखाने के लिए तुम्हारे इतना करीब आया था, ताकि तुम्हें एहसास हो सके कि अपना करीबी भी मौका मिलने पर धोखा दे सकता है। तुम्हें कोई भी नुकसान पहुँचे ये मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता, क्योंकि तुम मेरी जान हो और मेरी जान को तकलीफ़ हो ये मैं कैसे सह सकता हूँ। उसने प्यार से सोनिया के नाजुक वजूद को अपनी बाहों में समेट लिया था और बेड पर लाकर लिटा दिया और फिर उसे होश में लाने की कोशिश करने लगा। लेकिन सोनिया तो बुरी तरह अपने होशो हवास खो चुकी थी। काफ़ी देर तक वो उसे होश में लाने की कोशिश करता रहा, लेकिन वो होश में नहीं आ रही थी। अब तो सच में अनुराग घबराने लगा था। अब तो उसके हाथ पांव फूलने लगे थे। सोनिया, प्लीज़ अपनी आंखें खोलो। वो मोबाइल की टॉर्च लाइट ऑन किए उसके गाल थपथपाकर होश में लाने की कोशिश कर रहा था। सोनिया प्लीज़, मेरा दिल घबरा रहा है, होश में आ जाओ। लेकिन वो होश में ही नहीं आ रही थी और अब अनुराग के माथे पर पसीने की बूंदें चमकने लगी थीं। ओह गॉड, ये मैंने क्या कर दिया। उसने तुरंत कमरे की खिड़की खोलकर बाहर देखा था। मौसम अब भी बुरी तरह ख़राब था। बारिश बहुत ज़्यादा जोर पकड़ चुकी थी। तेज आंधियां चल रही थीं और भीषण बारिश और तूफान में गाड़ी चलाना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन था कि तभी अचानक लाइट आ गई थी और पूरा कमरा रोशनी से भर गया। वो अब उसे छोड़कर साइड में जाकर बैठ गया था। उसने एक नज़र बेखबर लेटी सोनिया को देखा था। उसकी शर्ट अभी तक उसके कंधे से हल्की सी ढलकी हुई थी और उसके कंधे पर मौजूद काले रंग का तिल साफ नजर आ रहा था। अनुराग ने बेख्तियार उस तिल को छुआ था और फिर धीरे से उसके साथ ही लेट गया। उसने उसका हाथ अपने हाथों में पकड़ लिया था और उसकी उंगलियों को आराम से सहलाने लगा। मैं कब से तुमसे मोहब्बत का इजहार करना चाहता था। मैंने आज के दिन का चुनाव किया था, सोचा था तुम्हें सरप्राइज़ दूंगा, मगर तुमने हमेशा की तरह आज भी सब कुछ ख़राब कर दिया। तुम मेरी बात क्यों नहीं मानती हो? तुम जानती हो कि जब तुम किसी और के साथ घूमती हो या फिर किसी और का नाम लेती हो तो मुझे कितनी तकलीफ़ होती है। मुझे ऐसा लगता है जैसे कोई मेरे सीने पर खंजर चला रहा हो। मैं तुमसे आज से मोहब्बत नहीं करता, बल्कि बचपन से मोहब्बत करता हूँ। उस वक्त से जब तुम मेरे घर आकर मेरा नाम पुकारती थी, मुझे बुलाने के लिए आती थी। जब स्कूल में तुम्हारी लड़ाई हो जाती तो तुम मेरा हाथ पकड़ कर ले जाती और मुझे स्कूल के लड़कों के सामने खड़ा कर देती थी और मैं तुम्हारी खातिर अपनी उम्र से दुगने लड़कों से भिड़ जाता था, उनसे मार भी खाता था। लेकिन तुम्हें मुझ पर फिर भी गर्व महसूस होता था कि मैं तुम्हारी खातिर लड़कों से लड़ाई करता हूँ और उस वक्त तुम्हारे चेहरे पर जो खुशी होती थी तो मेरे जख्मों पर मरहम का काम करती थी। जब तुम रोती हुई मेरे घर आती थीं और ज़बरदस्ती मुझसे अपना होमवर्क करवाती थीं, क्योंकि तुम्हें पता होता था मैं तुम्हारी आंखों में आंसू नहीं देख सकता। और फिर जब तुम मेरा नाम लेकर किसी और के साथ घूमने चली जाती थी, तुम्हारे मम्मी पापा मुझे कॉल करते थे और मुझे उनसे झूठ बोलना पड़ता था कि तुम मेरे साथ ही हो। मैंने कभी तुम्हें ये महसूस नहीं होने दिया कि मैं तुम्हारे लिए अपने दिल में कितनी शिद्दतें रखता हूँ, क्योंकि मैं नहीं चाहता था हमारी दोस्ती का रिश्ता बिगड़ जाए। मगर अब मुझे महसूस हो रहा है कि अब तुम्हें अपना बना लेना ज़रूरी हो गया है, क्योंकि अब मुझे डर लगने लगा है कि अगर मैंने तुम्हें हासिल नहीं किया तो तुम किसी और की ना हो जाओ और मैं तुम्हें कभी भी खुद से दूर होने की इजाज़त नहीं दे सकता। ये कहकर उसने उसके माथे पर अपने होंठ रख दिए थे और फिर वहाँ से उठकर बाहर चला गया। पूरी रात वो कमरे में नहीं आया था। सुबह जब वो होश में आई तो सूरज निकल आया था। बारिश भी रुक चुकी थी। उसकी आंखों के सामने पिछली रात का मंजर घूमने लगा। गुस्से की एक तेज लहर सोनिया के रग रग में उतर चुकी थी। सामने ही ड्रेसिंग टेबल था जिसमें उसकी हालत
साफ नजर आ रही थी। उस वक्त भी उसकी कमीज उसके कंधे से ढलकी हुई थी। उसने जल्दी से हाथ बढ़ाकर अपना मोबाइल उठाया जो बंद था। फौरन मोबाइल ऑन किया। उसके घर से न जाने कितनी मिस्ड कॉल आ चुकी थी। हे भगवान, ये क्या हो गया? मम्मी पापा कितना परेशान हो रहे होंगे। उसने बेचैनी से अपना माथा मसला और फिर उसके साथ ही जैसे उसके दिमाग में अनुराग का ख्याल फिर से आया था। उसका दिल डर के मारे कांपने लगा। उसे लगता था कि वो इंसान कभी भी उसे तकलीफ नहीं देगा, मगर उसने तो उसे उसकी अपनी ही नज़रों में गिरा दिया था। दरवाजे के बाहर किसी के आने की आहट महसूस हुई और अगले ही पल दरवाज़ा खोलकर अनुराग अंदर दाखिल हुआ था। बेख्तियार उसने नज़रें उठाकर देखा तो दरवाजे में अनुराग खड़ा था, हाथ बांधे उसे ही देख रहा था। मुझसे दूर हो जाओ। जैसे ही वो उसकी तरफ बढ़ने लगा वो चीखते हुए बोली, देखो, कल रात जो कुछ भी हुआ वो एक गलत फहमी थी। मैं तो बस तुम्हें डराना चाहता था। मैं कह रही हूँ मुझसे दूर हो जाओ। मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी और ना ही तुम्हारी कोई बात सुननी है। मुझे अपनी मम्मी के पास जाना है। वो छोटे बच्चों की तरह बिलख बिलख कर रोने लगी। मैं तुम्हें तुम्हारी मम्मा के पास ले जाने के लिए तैयार हूँ, लेकिन प्लीज़ तुम रोना तो बंद करो। आओ चलो गाड़ी में जाकर बैठो, मैं गाड़ी की चाबी लेकर आता हूँ। अनुराग अपने किए पर वाकई शर्मिंदा था। पूरे रास्ते वो सिसकती रही। अनुराग बात करने की कोशिश करता तो वो गुस्से से उसे झड़क देती। थक हार कर अनुराग खुद ही खामोश हो गया था। उसने उसे घर के सामने उतार दिया और वो अपने घर के अंदर दाखिल हो गई। मगर जैसे वो घर के अंदरूनी हिस्से में दाखिल होने लगी, उसकी भाभी ने उसका हाथ पकड़कर उसे बाहर की ओर धक्का दे दिया। वो हैरानी से उनके चेहरे की ओर देखने लगी। भाभी? इससे पहले कि वो कुछ और कहती, उसकी भाभी ने एक जोरदार थप्पड़ उसके चेहरे पर रखा था और एक गहरा निशान छोड़ गया। नीच, बद किरदार लड़की, किसके साथ मुंह काला करके लौट रही है? तुझे अंदाजा भी है तेरी वजह से तेरे पापा की तबीयत कितनी बिगड़ गई है? वो अस्पताल में जिंदगी और मौत की लड़ाई लड़ रहे हैं। भाभी, आप ये क्या कह रही हैं? सब कुछ सुनकर उसे अपने कानों पर यकीन नहीं हो रहा था। तड़प कर वो अपनी भाभी के करीब हुई थी। प्लीज़ भाभी, बताएं मुझे, पापा ठीक तो है ना? लेकिन उसकी भाभी ने उसे धक्का दे दिया था। दफ़ा हो जा, निकल जा इस घर से। वो उसे धक्के मार कर घर से बाहर निकालने लगी और वो जोर से ज़मीन पर जाकर गिरी और उसका सिर ज़मीन से टकराया तो उसके माथे से खून बहने लगा। भाभी प्लीज़, मुझे इस तरह घर से मत निकालिए। मुझे बताइए पापा कहाँ हैं? मैं उनसे मिलना चाहती हूँ। वो काफ़ी देर तक दरवाज़ा पीटती रही, लेकिन उसकी भाभी ने दरवाज़ा नहीं खोला और फिर वो चुपचाप घर से बाहर निकल गई और बेइंतहा सड़कों पर यूं ही चलने लगी। उसे नहीं मालूम था कि वो कहाँ जा रही है। उसे अपना दिल टुकड़ों में बिखरता हुआ महसूस हो रहा था। पापा, मुझे माफ़ कर देना। उसके मुंह से सिर्फ यही एक बात निकल रही थी। वो अपने पापा के सामने बहुत शर्मिंदा थी। रोड के किनारे चलते चलते कब वो बेध्यानी में रोड पर चलने लगी थी, उसे एहसास ही नहीं हो सका था कि अचानक एक गाड़ी उससे आकर टकरा गई और वो होशो हवास से बेगाना हो गई। जब उसे होश आया तो वो एक बहुत बड़े आलीशान कमरे में मौजूद थी। करीब ही एक सूट बूट पहने आदमी बैठा हुआ था। एक्सक्यूज़ मी मिस, आप ठीक तो है ना? वो जरा सा आगे को झुका तो वो डर के मारे पीछे की ओर हट गई थी। देखिए मिस, डरिए मत। आप इस तरह डर कर मुझे शर्मिंदा कर रही हैं। मैं आपको किसी भी तरह का नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। मेरा आपसे वादा है। आप मुझे बताइए कि आप कौन हैं? अपने घर वालों का कोई कॉन्टैक्ट नंबर दीजिए ताकि मैं उनसे संपर्क कर सकूं। सामने बैठा इंसान शक्ल सूरत और पहनावे से कोई शरीफ इंसान ही लग रहा था, लेकिन आजकल शरीफों का मुखौटा पहने बहरूपी पैदा हो गए थे समाज में। यहाँ कौन झूठा है और कौन सच्चा पता नहीं चलता था। अपने सबसे सच्चे और करीबी दोस्त से धोखा खाने के बाद सोनिया का अब हर किसी से विश्वास उठ चुका था। वो चुप हो गई थी। उसकी नज़रें नीचे की ओर झुक गई थीं। मेरे इस दुनिया में कोई भी नहीं है। उसकी आंखों में एक बार फिर आंसू बहने लगे और उसी वक्त कमरे का दरवाज़ा एक आवाज़ के साथ खुला था और अनुराग कमरे के अंदर दाखिल हुआ। सोनिया ने उसे अपने सामने देखा तो एक पल के लिए हैरान रह गई थी, लेकिन अगले ही पल उसने अपना मुंह गुस्से और नफरत से दूसरी ओर फेर लिया था। तुम ठीक तो हो ना? वो बेचैनी से उसके पास आया और उसके माथे को छूने लगा जहाँ पट्टी बंधी हुई थी और खून की हल्की हल्की बूंदें अब भी मौजूद थीं। मैं ठीक हूँ और मुझसे दूर हट जाओ। ये सब कुछ सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी वजह से हुआ है। यार, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद कि तुमने मुझे वक्त पर बता दिया। जो आदमी उसे यहाँ लाया था वो अनुराग का ही दोस्त था। उसने उसे पहचान लिया था, इसलिए उसने अनुराग को भी कॉल कर दिया था। मैं कह रही हूँ मुझसे दूर हट जाओ।
वो एक बार फिर गुस्से से चीखी थी, मगर वो उसकी कोई भी बात सुने बिना आराम से उसे अपनी गोद में उठाता अपनी गाड़ी में लाकर बिठा चुका था, जबकि वो लगातार उस पर अपने घूंसों की बारिश कर रही थी। लेकिन इन छोटे छोटे घूंसों का अनुराग की मजबूत बॉडी पर कोई भी असर होने वाला नहीं था। वो उसे अपने बंगले पर ले गया था। उसने उसके घर वालों को जाकर ये भी बताया था कि ये सब कुछ उसकी ही गलती की वजह से हुआ है। बस सोनिया को कॉलेज से घर वापस ला रहा था, लेकिन मुझे कुछ ज़रूरी काम की वजह से कहीं जाना पड़ा, इसीलिए थोड़ी सी देर हो गई थी। मोबाइल में नेटवर्क भी नहीं आ रहे थे जिससे कि मैं आप लोगों को कॉल करके बता पाता, और फिर मौसम ख़राब होने की वजह से मुझे पूरी रात सोनिया को लेकर फार्म हाउस पर रुकना पड़ा। मगर सोनिया के माँ बाप उसकी बात पर यकीन करने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं थे। वो यही समझ रहे थे कि अनुराग ये सब कुछ सोनिया को बचाने के लिए कह रहा है, लेकिन उसने अपनी भाभी अनीता यानी कि सोनिया की बड़ी बहन को सब कुछ बता दिया था, और अनीता को अपने देवर अनुराग पर पूरा पूरा भरोसा था। भाभी, अब फैसला आपके हाथ में है। मैं सोनिया से बहुत प्यार करता हूँ और उसे अपनी ज़िंदगी में शामिल करना चाहता हूँ, लेकिन रात को जो कुछ भी हुआ है, यकीनन अब वो मुझसे नफरत करने लगी है। देखो अनुराग, जो कुछ हुआ वो सही नहीं हुआ। भले तुम्हारा इरादा गलत नहीं था, लेकिन तुम्हारा इंप्रेशन सोनिया पर ख़राब हो गया है। ऊपर से मम्मी पापा भी बहुत गुस्से में हैं, लेकिन तुम चिंता मत करो, मैं कुछ करने की कोशिश करती हूँ। बस एक बात का ध्यान रखना, अब तुम अपना मुंह नहीं खोलोगे, सब कुछ मैं हैंडल कर लूँगी। और फिर अनीता ने अपनी मम्मी पापा को समझाया था कि सोनिया की कितनी बदनामी हो चुकी है। वो एक रात अनुराग के साथ उसके फार्म हाउस पर बिता कर आई है। मुझे नहीं लगता इसके बाद कोई भी अच्छा रिश्ता सोनिया के लिए मिल सकेगा, तो बस भलाई इसी में है कि दोनों की सादगी से शादी कर देनी चाहिए। और फिर सोनिया के माँ बाप को यह फैसला सही लगा था। यहाँ पर तैयारियाँ किस चीज़ की हो रही हैं? सोनिया ने कांपती हुई आवाज़ में पूछा। उस दिन के बाद से सोनिया अनुराग के घर पर ही रह रही थी। अनीता भी उसे समझाने की हर मुमकिन कोशिश कर रही थी, और आज घर में तैयारियां देखकर वो चौंक उठी थी। हम दोनों का विवाह हो रहा है। तुम पागल तो नहीं हो गए हो? मैं तुम्हें सच कह रहा हूँ, और तुम जानती हो मैं झूठ नहीं बोलता। वो बड़े ही सुकून से बोला था। मैं तुमसे शादी नहीं करूँगी। मैं तुमसे पूछ नहीं रहा, बल्कि तुम्हें बता रहा हूँ। उसका सुकून अब भी वैसा का वैसा बना हुआ था। तुम इस कदर घटिया हो सकते हो, मुझे अंदाज़ा नहीं था। मुझे तो आज भी वैसा ही महसूस होता है, बस तुम्हारी नज़रें बदल गई हैं। वो बाईं आंख मारते हुए बोला, और फिर सोनिया के लाख इनकार के बावजूद वो उससे विवाह कर चुका था। सब कुछ बहुत सादगी से हुआ था। सोनिया के माँ बाप जिस तरह चुपचाप आए थे, शादी संपन्न होते ही चुपचाप चले गए थे, बिना कोई आशीर्वाद दिए। और ये देखकर सोनिया की आंखें आंसुओं से भरने लगी थीं। अनुराग के लिए उसके दिल में फिर से नफरत गहरी हुई थी। वो इस वक्त दुल्हन के जोड़े में सजी धजी बिस्तर पर बैठी हुई थी। उसके आने से पहले ही वो उठी और जाकर कपड़े बदल लिए थे। जब अनुराग कमरे के अंदर दाखिल हुआ तो वो एक तरफ करवट लेकर लेटी हुई थी। उसका जिस्म डर और गुस्से से कांप रहा था। अनुराग ने गहरी सांस ली। गुस्सा तो उसका बनता था, क्योंकि भले अनुराग का इरादा गलत नहीं था, लेकिन तरीका गलत था। लेकिन वो उसके डर को भी समझता था। आखिर को वो सोनिया के बचपन का दोस्त था। वो इतनी जल्दी शादीशुदा रिश्ते के लिए तैयार नहीं थी, और अचानक इस रिश्ते में बंध जाना उसे डरने पर मजबूर भी कर गया था। वो धीरे से उसके करीब आया था और उसके कानों के पास झुकते हुए बोला, घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं तुम्हें कोई तकलीफ़ नहीं दूंगा। मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ और तुम्हें तुम्हारी इजाज़त से ही पाना चाहता हूँ। तुम्हारे साथ जोर ज़बरदस्ती नहीं करना चाहता। ये कहकर वो दूसरी तरफ करवट लेकर लेट चुका था, और सोनिया की आंखों से टप टप आंसू बहने लगे। तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया अनुराग? आखिर मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था? वो सिसकते हुए बोली थी। सर पर जख्म होने की वजह से उसे अपने सिर में दर्द की टीसें उठती हुई महसूस हो रही थीं, और वो दर्द से बुरी तरह कराहने लगी। तुम ठीक तो हो ना? वो बिन पानी की मछली की तरह तड़प उठा था और उससे सवाल करने लगा। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तुम्हें मेरी फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं है। अगर तुम्हारी फ़िक्र नहीं करूँगा तो किसकी करूँगा? वो तड़प कर बोला था। मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, जिसकी मर्जी फ़िक्र करो, बस मेरी ज़िंदगी से दफ़ा हो जाओ। ठीक है, गुस्सा मत करो, वरना तुम्हारी तबीयत और भी बिगड़ जाएगी। मैं जा रहा हूँ इस कमरे से। ये कहकर वो दरवाज़ा खोलकर बाहर चला गया, जबकि सोनिया पीछे बैठकर फूट फूट कर रोने लगी। सोनिया के कानों में अनुराग के वो शब्द गूंजने लगे जो उसने बेहोश होने से पहले सुने थे। इसीलिए तो कहता हूँ मेरी जान, किसी पर भरोसा मत किया करो। ये दुनिया भरोसे के लायक नहीं है। मैं तुम्हें सिर्फ सबक सिखाने के लिए तुम्हारे इतना करीब आया था,
ताकि तुम्हें एहसास हो सके कि अपना करीबी भी मौका मिलने पर धोखा दे सकता है। तुम्हें कोई भी नुकसान पहुँचे ये मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता, क्योंकि तुम मेरी जान हो। मेरी जान को तकलीफ़ हो ये मैं कैसे सह सकता हूँ। अनुराग की तरफ उसका दिल खिंच रहा था, लेकिन दिमाग उसे आगे बढ़ने से रोक रहा था। मगर अगले दिन जब वो सोकर उठी तो अनुराग कमरे में नहीं था। किचन में गई तो देखा वो उसके लिए अपने हाथों से खाना बना रहा था। वो आज भी उसका वही दोस्त था, मगर अब उनके बीच हजारों दूरियां पैदा हो चुकी थीं, और ये दूरी अनुराग की उसकी एक गलती की वजह से आई थी। वो तो बस उसे सबक सिखाना चाहता था, मगर उसने कभी सोचा भी नहीं था कि इतनी बड़ी मुसीबत खड़ी हो जाएगी। जब उसने सोनिया के सामने नाश्ता रखा तो वो होश में आई थी। मुझे नहीं खाना। देखो, जिद मत करो, तुम खाना खाओगी तभी मैं तुम्हें दवा दे पाऊंगा, वो उसे प्यार से मनाते हुए बोला। मैंने कहा ना मुझे नहीं खाना, वो ऊंची आवाज़ में चिल्लाई। तुम ऐसे नहीं मानोगी, ये कहकर उसने उसका हाथ पकड़कर उसे अपनी गोद में बिठा लिया और ज़बरदस्ती एक छोटा सा निवाला बनाकर उसके मुंह में डाल दिया। वो मुश्किल से उसके कंधों तक आती थी और उस वक्त उसकी गोद में बैठी एक छोटी सी बच्ची ही लग रही थी। क्या तुम मुझे माफ़ नहीं कर सकती? मैं तुम्हें जान से मार दूंगी, लेकिन कभी माफ़ नहीं करूंगी, वो रोते हुए बोली थी। तुम्हारी खुशी इसी में है तो अपना ये शौक़ भी पूरा कर लो। टेबल से चाकू उसकी तरफ बढ़ाते हुए उसने अपनी कलाई भी उसकी ओर बढ़ा दी थी और उसने तड़पते हुए चाकू उसके हाथों से छीनकर दूर फेंक दिया था। अनुराग के लबों पर एक हल्की सी मुस्कान आई थी। फिक्र मत करो, मुझे पता है तुम्हें कैसे मनाना है, ये कहकर वो प्यार से उसके सिर को थपकने लगा, जबकि वो चुपचाप उसके सीने से लगी आंसू बहाती रही। उसे अपनी मम्मा की बहुत याद आ रही थी। क्या मम्मा मुझसे राजी हो जाएंगी? जब शाम के वक्त अनुराग घर आया तो उसने बेख्तियार उससे पूछा था। दरअसल अनुराग के माँ बाप विदेश में रहते थे और वो यहाँ हिंदुस्तान में ही अपने बड़े भाई विनोद के साथ मिलकर अपना बिजनेस संभाल रहा था। उसके मम्मी पापा कभी कभार ही उनसे मिलने आते थे। उसने अपनी शादी के बारे में भी अपने माँ बाप को बता दिया था और किसी को भी इससे कोई दिक्कत नहीं थी। मैं आज भी जाकर उनसे मिला था, मगर वो कुछ भी सुनने को तैयार नहीं है। मुझे लगता है तुम्हारी भाभी ने उन्हें बहुत ज़्यादा भड़का दिया है। मुझे अब भाभी से बात करनी होगी, वो कुछ सोचते हुए बोला। तुम भाभी को कैसे मनाओगे? वो तो मुझसे दिल ही दिल में बहुत नफरत करती हैं। अगर मैं तुम्हारे मम्मी पापा को एक ही दिन में मना लूँ तो क्या तुम मुझे माफ़ कर दोगी? ये तो मेरी मर्जी पर डिपेंड करता है, वो इस बार मुँह फुलाते हुए बोली थी। दूसरी तरफ अनुराग खुलकर मुस्कुरा दिया था। हकीकत तो ये थी कि वो पहले ही उसके माँ बाप से बात कर चुका था। तो फिर चलो मेरे साथ, वो मुस्कुराते हुए बोला। क्या मतलब? मतलब ये कि तुम्हारी मम्मा से मैंने बात कर ली है। मैंने तुम्हारी भाभी को उनकी माँ से बातें करते हुए सुन लिया था, जिसमें वो उन्हें बता रही थी कि कैसे उन्होंने तुम पर इल्ज़ाम बड़ा चढ़ाकर लगाकर तुम्हें घर से बाहर निकाला और कैसे उन्होंने तुम्हारे माँ बाप का दिल दुखाया। मैंने वो सारी बातें रिकॉर्ड कर ली हैं और फिर आंटी को भी सुना दी हैं। वो उसे लेकर उसके माँ बाप के घर पहुँचा। सोनिया की मम्मी ने अनुराग को बहुत डांटा, क्योंकि सारी गलती उसी की थी, मगर अनुराग ने अपने मुँह से एक शब्द भी नहीं कहा था। अगर वो चाहता तो सोनिया की करतूतों के बारे में उसके माँ बाप को बता सकता था, मगर वो लड़की अब उसकी इज्जत थी। उसने सोचा था कि वो बहुत धूमधाम से उससे शादी करेगा, मगर अब जिन हालातों में शादी हुई थी उसमें भी वो अपने भगवान का धन्यवाद कर रहा था कि उसकी जान से भी ज़्यादा प्यारी दोस्त उसकी ज़िंदगी में शामिल हो गई थी। उसे इससे बढ़कर और क्या चाहिए था? फिर रात के वक्त वो अपने बेड पर लेटा हुआ था, जब वो खामोशी से उसके सीने पर आकर लेट गई और ये देखकर वो खुलकर मुस्कुरा दिया था। तो तुमने मुझे माफ़ कर दिया? मैं आपसे नाराज़ नहीं थी, बस मुझे आप पर गुस्सा था। मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करता हूँ सोनिया, और मैं भी आपसे प्यार करती हूँ, वो शर्माते हुए बोली थी। अगले ही पल वो उसे अपनी बाहों में समेट चुका और उसके लबों को मदहोशी से छूने लगा, और इस बार सोनिया ने भी उसका भरपूर साथ दिया था। आज तुम अपने होश तो नहीं गवाओगी ना? वो उसके माथे को चूमते हुए बोला था। क्योंकि आज तो मेरी मोहब्बत का नया रूप देखने को मिलेगा तुम्हें, वो उसकी नरम धड़कनों को उंगलियों से जोर से दबाते हुए बोला था। और सोनिया के लबों से एक मदहोश सिसकी निकली थी। आजमा कर देख लो, तुम्हारी सोनिया इतनी कमज़ोर नहीं है। अच्छा, फिर उस रात बेहोश क्यों हुई थी? वो उसके कानों में फुसफुसाते हुए बोला। क्योंकि उस वक्त तुम्हारे साथ मेरा कोई जायज़ रिश्ता नहीं था और मैं डर गई थी, लेकिन अब तुम्हारे साथ मेरा एक जायज़ रिश्ता है। अब अगर दूर हुए तो जान ले लूँगी तुम्हारी। अनुराग के कान को अपने दांतों से काटते हुए वो गुस्से से बोली थी। पूरी जंगली हो तुम, सिर्फ तुम्हारे लिए। इस बार सोनिया ने उसके होंठों पर अपने दांतों से निशाना लगाया था
और वो उसकी इस अदा का दीवाना होकर उसे अपनी बाहों में भर चुका था। दोस्तों, आज की हमारी ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करना। रोज़ एक नई और रोमांटिक कहानी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना।